हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डाइपोल को स्टडी किया। एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपन डाइपोल का ही है नेक्स्ट टॉपिक। अपन क्या करेंगे, डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस होने वाले फोर्स और टॉर्क को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो our next topic is force and torque। टॉर्क क्या होता था? रोटेशनल फोर्स होता था। जब भी कोई अपना ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उस टाइम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता, उस टाइम उसके ऊपर फोर्स की फॉर्म में क्या अप्लाई होता है? टॉर्क अप्लाई होता है। ये अपन ने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, रोटेशनल फोर्स बोल सकते हैं अपन टॉर्क को। तो फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, देखो जैसा कि मेरा टॉपिक बोल रहा है कि भाई मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फाइंड करना है। किस पे फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है मुझे किस पे? डाइपोल पे। तो पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लेंगे, है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब अपन ने स्टडी किया था, जब वहाँ मैंने बताया था कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको पैरेलल लाइंस से अपन डिनोट करते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे डिनोट करनी है तो मुझे क्या चाहिए? तो मुझे पैरेलल लाइंस चाहिए। तो मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ड्रॉ कर देता हूँ। लेट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिनोट कर दी। अब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो इधर मैं ये एरो से डिनोट कर रहा हूँ इसको, डायरेक्शन को। अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन है और पैरेलल लाइन से मैंने इसको डिनोट किया है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे क्या करना है? मुझे एक डाइपोल को प्लेस करना है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को मैं प्लेस कर देता हूँ। ये डाइपोल क्या होता है पता है अपन को? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, अपोजिट नेचर होना चाहिए। तो एक तो ये डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज, इधर डाइपोल का ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये मेरा डाइपोल हो गया, टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट, और चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है ये सेंटर हो गया ओ, और डिस्टेंस हो गया कितना? 2a से माइनस डिस्टेंस को डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि भाई इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रूम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी, ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या जा रही हैं? पैरेलल लाइंस इधर से जा रही हैं। अब पैरेलल लाइंस जा रही है तो उसके अंदर मैंने क्या किया? ये एक डाइपोल को ऐसे प्लेस कर दिया। इधर पॉजिटिव है फील्ड का, इधर फील्ड का क्या है? नेगेटिव है। इसमें मैंने ऐसे डाइपोल को रख दिया है। अब क्या है कि भाई देखो, इधर मैंने नेगेटिव चार्ज को रखा, इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब मान लो मैं इसको ऐसे ना रख के ऐसे रखता तो भी क्या होता कि भाई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स अप्लाई होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पर अप्लाई होने वाले फोर्स के बारे में पढ़ा था पहले। कितना फोर्स अप्लाई होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहीं पर है और उसके अंदर अपन क्यू चार्ज को प्लेस करते हैं तो एफ फोर्स कितना अप्लाई होता है? एफ इक्वल टू क्यू ई। ऐसा अपन ने पहले इस चैप्टर में पढ़ा है। तो एक ये चार्ज है माइनस क्यू, एक ये चार्ज है प्लस क्यू, दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। अगर इस माइनस क्यू चार्ज की बात करूं, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? फील्ड के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और फील्ड के नेगेटिव से रिपेल होगा।
भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय द नेगेटिव ऑफ फील्ड। तो क्या होगा कि इस माइनस क्यू चार्ज पर हमेशा ही फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऐसा अपन ने वहाँ भी पढ़ा है पहले, अपन ने पहले पढ़ा था, एक एग्जांपल लिया था, वहाँ मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब अपन ने पढ़ी थी कि जब भी किसी नेगेटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब उसमें फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से रिपेल होगा। ठीक है, तो एक ये फोर्स इधर लग जाएगा माइनस क्यू चार्ज पे। लेट F1 इक्वल टू क्यू ई, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ओनली, कितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, F इक्वल टू क्यू ई, तो इस पर लगेगा F1 इक्वल टू क्यू, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी। ऐसे ही वहाँ पर ने ये भी पढ़ा था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू चार्ज, उस पर हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मतलब वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस क्यू चार्ज पर भी फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों लगेगा, ये नेगेटिव है फील्ड का, ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव है फील्ड का, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड F इक्वल टू वही क्यू ई, इधर भी मैग्नीट्यूड चार्ज का क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है E, F2 विल बी क्यू ई। अब F1 लग रहा है किधर, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। F2 अप्लाई हो रहा है किधर, फील्ड की डायरेक्शन में, मीन्स राइट साइड में। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेट फोर्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, निकालें अपन नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, वही दो वेक्टर हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपन F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर्स का। अब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है अपन को, R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, अपन को डायरेक्ट याद रखना है कि अगर थीटा इक्वल टू 0 हो तो रिजल्टेंट होता है a प्लस b, दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। थीटा 180 हो तो r होता है a माइनस बी, और थीटा अगर 90 डिग्री हो तो r इक्वल टू होता है √a² प्लस b², निकाला उसी फॉर्मूले से है, r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, उसी फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है, तो अपन तो इनको डायरेक्ट याद रखेंगे डेरिवेशन के लिए। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, F1 और F2 के बीच में। तो रिजल्टेंट R इक्वल टू a माइनस बी, तो ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में बात कर ली। ठीक है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करूँ तो R इक्वल टू a माइनस बी मीन्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE माइनस QE, मैग्नीट्यूड पुट कर दिए दोनों के। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को अगर अपन प्लेस करते हैं तो डाइपोल को प्लेस करने पर उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब जो फोर्स है ना, फोर्स लीनियर मोशन करवाता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं उसको। कैसा मोशन करवाता है, लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई किसी भी डाइपोल को अगर आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर जो नेट फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यही मेरे को फाइंड करना था, फोर्स फाइंड करना था डाइपोल पर, किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इधर बता के चलता हूँ कि भाई मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या होता। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हम हर जगह पे सेम नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि कैसे डिनोट करते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पैरेलल नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होंगी
वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हाई होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, स्मॉल होगी। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं लेट कर लेता हूँ कि भाई एक डाइपोल रखा हुआ है। ये देखो डायरेक्शन तो इधर एरो बन रहा है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, डायरेक्शन तो हमेशा एक जैसी होती है। इधर रखा है -q, इधर रखा है +q। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। तो अगर इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे -q चार्ज रखा है इधर इंटेंसिटी है E1, इधर +q चार्ज रखा है इधर है इंटेंसिटी E2, तो -q चार्ज पे फोर्स तो लगना है, पॉजिटिव से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव से नेगेटिव को रिपेल करेगा। लेकिन फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E1। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है -q चार्ज पे, जिधर +q चार्ज है लाइट उधर E2 इंटेंसिटी है, तो फोर्स तो इस पर भी लगेगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो फोर्स F2 इक्वल टू क्या लगेगा, QE2। तो भाई देखो इधर F1 F2 इक्वल नहीं है, तो E2 जो है वो स्मॉलर है किससे, E1 से। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई QE2 विल बी लेस देन QE1। तो एक नेट फोर्स लगेगा F, दैट इज F1 माइनस F2। F1 बड़ा है, ठीक, तो F इक्वल टू नेट फोर्स क्या लगेगा, F1 इक्वल टू F1 इज QE1 माइनस का QE2। फोर्स F इक्वल टू क्या लगेगा, QE1 माइनस E2। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा कि भाई कुछ ना कुछ नेट फोर्स तब तो लगेगा, और नेट फोर्स लगेगा तो देखो QE1 लार्ज है, QE1 ये लार्ज है, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, F1 की डायरेक्शन में होगी। F1 की डायरेक्शन में होगी तो लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और ये अपना जो डाइपोल है ये किधर मूव कर जाएगा, ये लेफ्ट साइड में बड़े वाले फोर्स की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, कब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर कोई भी लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म होती इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगता किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसा मैंने इधर कैलकुलेशन में शो किया है, और उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो अपना डाइपोल है उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन करता। आगे बात समझ में? अभी तो यहाँ मेरे को नॉन यूनिफॉर्म तो पूछ ही नहीं रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म की बात मैंने आपको बस समझाने के लिए की है, याद रखेंगे। तो चाहे तो अपने कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। आगे चलते हैं, अपना टॉपिक आगे क्या बोल रहा है कि अपन को देखो डाइपोल का टॉर्क और फाइंड करना है। अब देखो फोर्स तो 0 हो गया, फिर टॉर्क क्या है, टॉर्क कैसे जनरेट होगा, जब भी कोई क्वांटिटी रोटेशनल मोशन करती है तो फोर्स के प्लेस पे क्या लगता है, टॉर्क अप्लाई होता है। ठीक है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है टॉर्क, पढ़ा था अपन ने 11th क्लास में। अब यहाँ पे रोटेशन कब करेगा ये डाइपोल, कब करेगा, लेट ये जो मेरा डाइपोल है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक बार वापस से मैं नीचे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वापस ड्रॉ कर दी मैंने, इधर पॉजिटिव, इधर फील्ड का नेगेटिव, ये ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई जब ये डाइपोल ऐसे रखा था, ऐसे रखा था, है ना, ऐसे रख के दिखाया मैंने, ये जो इधर -q चार्ज है, ये -q चार्ज है, इधर फील्ड का पॉजिटिव है, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा था, मान लो ये ऐसे, ये फोर्स इसको ऐसे पुल कर रहा है इधर की तरफ +q चार्ज है, इस +q चार्ज को ये नेगेटिव ऑफ फील्ड क्या कर रहा है, ऐसे पुल कर रहा है अपनी साइड, ये इसको ऐसे पुल कर रहा है, इसको ऐसे पुल कर रहा है, तो नेट फोर्स, ये दोनों जो फोर्स हैं, ये F1 इधर F2, ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन पे तो लग रहे हैं, देखो एक ही लाइन पे लग रहे हैं दोनों। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, लाइन ऑफ एक्शन उनकी सेम हो, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो इसीलिए इस मार्कर पे भी ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये F1 ऐसे खींच रहा है,
F2 ऐसे खींच रहा है, दोनों पुल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस पे क्या है, 0। तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे बीच में अटक जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या है, 0। पर मान लो इसको मैं ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रोटेट कर देता हूँ। ऐसे रोटेट करने पे क्या होगा कि देखो F1 तो इधर लग ही रहा है, ये इसको ऐसे खींचेगा, F2 इधर लग ही रहा है, ये इसको ऐसे खींचेगा। तो जब ये दोनों इसको ऐसे खींचेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे, ये कोई एक इसकी एक्सिस हो गई, तो इस एक्सिस के अराउंड ये क्या करेगा, ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, अब इस पर जो फोर्स दोनों लग रहे हैं, इसको ऐसे इस कंडीशन में लाना चाहते हैं, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ये दोनों फोर्स जब इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ, और उसके बाद भी मैं इसको क्या कर दूँ, फोर्स के अगेंस्ट जाके और यहाँ रोटेट कर दूँ। रोटेट करने से क्या होगा, मैंने वर्क किया इस पर, भाई ये तो ऐसे रहना चाहता है इक्विलिब्रियम में, पर मैं इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे ले आया। तो आपने क्या किया, फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, इधर लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा मुझे कुछ। तो वो क्या होता है, जब आप फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। पढ़ाया अपन 11th क्लास में कि 2 तरीके से अपन वर्क करते हैं, एक तो अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फोर्स और एक इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। तो जब अगेंस्ट करते हैं किसके, फोर्स की डायरेक्शन की, तो अगेंस्ट में तो वो स्टोर होता है एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लास्ट ईयर पढ़ा भी था, अभी याद रखेंगे। और डायरेक्शन में अगर करते हैं तो फिर वो एज काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, याद रखेंगे अपन, 11th में तो पढ़ाई है अपन ने। तो क्या होगा कि भाई देखो ऐसे आऊँगा मैं, ऐसे इसको मैंने रोटेट कर दिया, ये ऐसे खींच रहा है इसको F1, ये F2 इसको ऐसे खींच रहा है, पुल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। ठीक है, तो ये ऐसे जाना चाहेगा, ये एक्सिस इसकी एक हो गई, इसके अलोंग क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन करेगा। जब मैं इसको यहाँ ले आया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो क्या हो गया कि यहाँ मैंने जब इसको छोड़ दिया तो ये वापस फोर्स इसको ऐसे खींच ले जाएंगे, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, और जैसे ही यहाँ आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल 0 हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, तो ये रुकेगा नहीं तो क्या करेगा, फिर ये ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये इधर से आया था, पोटेंशियल थी, यहाँ धीरे धीरे ऐसे जाएगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इधर इक्विलिब्रियम में रुकने की जगह इधर चला जाएगा। धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, इधर रुक जाएगा जिधर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, और इधर इक्विलिब्रियम में आके फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो रुकेगा नहीं, फिर वापस काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी और इधर चला जाएगा। तो ये जब मैंने इसको एक बार पकड़ के और मीन पोजीशन से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो ड्यू टू F1 और F2 ये क्या करेगा, ये ऐसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बार बार पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, और ये क्या कर देगा, ऐसे रोटेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये एक एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, ऐसे रोटेशन स्टार्ट कर देगा। इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं पेंडुलम के मोशन के साथ। पेंडुलम का मोशन अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में। ये एक पेंडुलम है लेट, ठीक है। अब ये मीन पोजीशन पर है, इसकी मीन पोजीशन पे नीचे इस पर W = mg अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब W = mg अगर इस पर नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है तो नीचे की तरफ W = mg अप्लाई होने पर नीचे फोर्स लग रहा है, इस पर नीचे रहना चाहता है ये। मैं इसको डिस्प्लेस कर दूँ इधर से, ऐसे डिस्प्लेस कर दूँ तो क्या होगा, डिस्प्लेस कर दूँ तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब इसको छोड़ूंगा तो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, मीन पोजीशन पे आने पे काइनेटिक मैक्सिमम, और ये ऐसे दूसरी साइड निकल जाएगा और काइनेटिक धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, वहाँ रुक जाएगा, फिर वापस उधर से आएगा, धीरे धीरे पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, इधर मीन पोजीशन में काइनेटिक मैक्सिमम, तो रुकेगा नहीं, फिर दूसरी साइड चला जाएगा। तो क्या करेगा ये पेंडुलम, ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। ऐसे ही अपना डाइपोल कर रहा है, मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे बार बार किसी एक्सिस के अलोंग मोशन करने लगेगा, रोटेशनल। तो रोटेशनल मोशन करने लगेगा, तो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो दो फोर्स इस पे लग रहे हैं, एक तो ये इधर की हुई, एक इधर की हुई, दोनों फोर्स मिलके फोर्स कपल क्रिएट करेंगे
और फोर्स कपल जब भी क्रिएट होते हैं तो वो टॉर्क जनरेट करते हैं। ऐसा अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि अगर कोई दो फोर्स हैं, ठीक है, अच्छा दो फोर्स हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। पर अगर दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स इक्वल हैं, ओपोजिट हैं, जैसे इस डाइपोल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे हो गया ये, तो एक इधर एक इधर, इधर की हुई इधर की हुई, दोनों फोर्स इक्वल हैं, डायरेक्शन में ओपोजिट हैं, पर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, डिफरेंट है, तो फिर ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फोर्स कपल क्रिएट करते हैं। और फोर्स कपल क्या जनरेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है, और वही टॉर्क मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो आगे, मेरा डाइपोल, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस कैसे किया है, इधर प्लस क्यू, ठीक है, ये रहा प्लस क्यू, इधर है माइनस क्यू, ठीक है, ये माइनस क्यू, ऐसे हो गया ये, इसका ये सेंटर हो गया वो, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना था, 2a, ये हो गया। अब देखो भाई, ये प्लस क्यू पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F2 इक्वल टू QE, ये मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का। पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव एंड विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव ऑफ फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे भी फोर्स F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, QE, चार्ज वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा नेगेटिव, नेगेटिव से रिपेल होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि देखो, ये तो F2, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ठीक है, ये F1, इस F1 की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इन लाइंस के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट हो गई फोर्सेस की, तो दोनों फोर्स क्या जनरेट करेंगे, फोर्स कपल जनरेट करेंगे, और फोर्स कपल क्या लगाएगा, टॉर्क लगाएगा, टॉर्क जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स कपल है, इस फोर्स कपल में दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, डिफरेंट, सेम होता तो नेट फोर्स 0 हो जाता, जैसे इधर हुआ है। ठीक है, फिर तो कोई टॉर्क जनरेट होता ही नहीं है। ठीक, इधर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गई तो मुझे टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पढ़ा था अपन ने 11th क्लास में, रिपीट करते हैं एक बार। द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क वाज फोर्स, फोर्स का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनटू में क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, किस किस की, दोनों फोर्सेस की, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लाइन ऑफ एक्शन F2 की, ये लाइन ऑफ एक्शन F1 की, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरे को लेना है। ठीक है, ये इधर मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को लेना है, x से डिनोट किया। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये लेट थीटा एंगल पर अपना डाइपोल रोटेट हुआ है। ठीक है, तो ये x मेरे को चाहिए, ये 2a मुझे पता है, ये 90 है, 90 के ये सामने हाइपोटेनियस मेरे को पता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर मेरे को फाइंड करना है। तो टॉर्क मुझे फाइंड करना है, तो टॉर्क विल बी फोर्स, F से डिनोट कर दूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर मैंने ये x से डिनोट कर दिया। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया, QE। ठीक है, अब x डिस्टेंस चाहिए मुझे, वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, लेट ये डाइपोल है AB, ठीक, और ये जो परपेंडिकुलर डाला मैंने, ये हो गया पॉइंट C। तो ये ट्राइंगल ABC अगर मैं ले लूँ, तो इस ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है कि देखो, ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, दैट इज साइन थीटा, पढ़ा है ना, पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, x, हाइपोटेनियस कितना है 2a,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर दें, कितना हो जाएगा 2a इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, ये q इंटू 2a क्या होता है भाई, q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट इससे डिनोट करते हैं p से। सो दिस इज p इंटू ई इंटू में साइन थीटा हो गया, मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास टॉर्क का। अब p डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपन को पता है भाई ए बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़े हैं ना, दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़े थे 11th क्लास में। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, ए बी साइन थीटा, याद है क्या। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है, ए बी साइन थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो टॉर्क वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ए बी साइन थीटा इज ए क्रॉस बी, तो पी ई साइन थीटा इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये हो गया मेरा टॉर्क किसका, डाइपोल का, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में, सिंपल था। अब देखो टॉर्क जो है ना, टॉर्क को किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि कहाँ ले जाके आपने अपने डाइपोल को रिलीज़ किया था, उस थीटा पे डिपेंड करेगा टॉर्क। तो टॉर्क अगर थीटा पे डिपेंड करेगा तो कंडीशन बन सकती है थीटा के अकॉर्डिंग। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 0, थीटा की वैल्यू 0 मीन्स भाई ये कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 ही तो है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिया अपन ने। तो थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो साइन थीटा मीन्स साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। साइन 0 0 पुट कर दो, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स अगर आप डिस्प्लेस ही ना करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा ही रहे आपका डाइपोल, तो उस पर टॉर्क हमेशा कितना लगता है, 0। और फोर्स तो 0 लगता ही है। तो इस कंडीशन में टॉर्क भी 0 होता है और फोर्स भी 0 होता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 की बात करूं, सेकेंड कंडीशन 180 का मीनिंग क्या हो गया, इस डाइपोल को आपने ऐसे पूरा कंप्लीट रोटेट कर दिया, इधर प्लस क्यू आ गया और इधर क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 180, तो साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है। तो भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो भी कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। ये जो कंडीशन है थीटा इक्वल टू 0, इसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा इक्वल टू जो 180 है, इसको बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एक और कंडीशन देख लो थर्ड, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है मेरे पास, तो साइन 90 क्या होता है, 1। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कब अप्लाई होता है, तब अप्लाई होता है जब थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आ गई बात समझ में। तो ये अपन ने कैलकुलेट कर दिया क्या, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ तो क्वेरीज हैं मेरे पास, किसी स्टूडेंट ने सेंड की हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेरी क्या बोल रहे हैं मुझे, एक डायग्राम मुझे दे रखा है और क्या बोल रहा है कि द डायग्राम शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स, ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख देता हूँ मैं, इन फील्ड। ठीक है, गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस। एक तो मेरे को उनके साइन बताने हैं क्या क्या है। गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस एंड विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो बताना है मेरे को। एंड विच पार्टिकल
हैज़ हाईएस्ट चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट कर देता हूँ, मास को M से, तो चार्ज टू मास रेशियो Q/M किसका हाईएस्ट होगा ये मुझे बताना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक डायग्राम है, अच्छा डायग्राम भी बना लेते हैं। ये डायग्राम मुझे गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इधर पॉजिटिव है फील्ड का, ठीक है, ये नेगेटिव है फील्ड का। इसके अंदर एक तो चार्ज पार्टिकल ये है मेरा थर्ड, एक चार्ज पार्टिकल ये है सेकंड, और एक ये चार्ज पार्टिकल 1। ऐसे मुझे डायग्राम गिवन है। अब ये जो डायग्राम गिवन है इसमें मेरे से क्या पूछ रहा है कि भाई ये जो डायग्राम है इसमें 3 चार्ज पार्टिकल्स के ट्रैक दे रखे हैं, मेरे को दे रखे हैं, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड चार्ज का ट्रैक दे रखा है मुझे। अभी जो ट्रैक मेरे को दे रखे हैं ये फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर लेट कर लिया मैंने, दे रखी है। मुझे क्या बताना है, गिव द साइंस ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एक तो इन तीनों चार्जेस के साइन मेरे को बताने हैं क्या क्या हैं, ठीक है, वो फोर्स के बेसिस पे अपन बता सकते हैं। और एक मेरे को बताना है विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट Q/M चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पोर्शन में एक तो साइन बताना है मेरे को, तो ये पॉजिटिव है फील्ड का, ये 1 और 2 तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों ऑब्वियसली क्या होंगे, माइनस नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है ना भाई, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव से लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज होंगे। थर्ड वाला नेगेटिव की साइड जा रहा है, नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो चार्ज है वो तो नेगेटिव चार्ज है, और जो थर्ड चार्ज है वो अपना पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपन ने नेचर बता दिया, ठीक है। अब मेरे को Q/M का रेशियो बताना है, चार्ज और मास का रेशियो किसका हाईएस्ट होगा ये बताना है मेरे को। अब देखो ये तीनों चार्ज पार्टिकल जब इनिशियली चल रहे थे इधर से, तो इधर से चले थे तीनों चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इधर से चले थे, तो इनकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो ओनली किस डायरेक्शन में थी, ये इधर सामने वाली डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में इनकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है तीनों की वो एक्स डायरेक्शन में ही है जो भी होगी। वाई डायरेक्शन में इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो ये एक्स डायरेक्शन में चल के आए थे, ठीक है ना। अच्छा, इन पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, तो इन पे जो फोर्स लगा है वो ओनली किस डायरेक्शन में लगा है, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इन पर कोई फोर्स नहीं लगा है, इन पर फोर्स जो लगा है वो किधर लगा है, वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स तो 0 है। और एफ जब 0 है तो एम ए मीन्स भाई एफ 0 है एक्स डायरेक्शन का, मीन्स एक्स डायरेक्शन का, एम ए 0 है मीन्स एक्स डायरेक्शन का जो ए है वो भी क्या है, 0 है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में इन चार्ज पार्टिकल्स का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा, तो इन पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो भी किधर लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा, तो वो 0 नहीं होगा वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी हेल्प से अपन Q और M का रेशियो निकालते हैं। अब देखो कि ये तीनों चार्ज पार्टिकल्स ने वाई डायरेक्शन में, भाई इनिशियल तो ये इसका पाथ इसका ये रहा, इनिशियल पाथ इसका ये रहा, इनिशियल पाथ इसका ये रहा, तीनों को सीधे जाना चाहिए था, पर फोर्स के इफेक्ट में ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने बाई डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन लिया है, तीनों ने डिफ्लेक्शन लिया है बाई डायरेक्शन में। तो काइनेमेटिक्स यूज़ करेंगे अपन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस AT, सेकेंड s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यूज़ करूँ तो ओनली वाई डायरेक्शन के लिए यूज़ करूँ मैं, अगर इन वाई डायरेक्शन, वाई का डिस्प्लेसमेंट, वाई एस की जगह वाई ले लिया, UT वाई डायरेक्शन की ही इनिशियल वेलोसिटी टाइम और प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन भी किधर आएगा, वाई डायरेक्शन का आएगा, ठीक है। अब देखो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 अगर मैं लेट कर लूँ तो फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू QE, ये फोर्स लगता है ना। और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन F इक्वल टू MA, तो MA इक्वल टू क्या हो गया, QE, तो A एक्सेलरेशन कितना आ गया वाई डायरेक्शन में, QE अपॉन M हो गया भाई।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन F इक्वल टू एम ए, एम इक्वल टू क्यू ई, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन किसका आएगा, वाई डायरेक्शन का कितना, क्यू ई अपॉन एम। पुट कर दूं क्या इक्वेशन 1 के अंदर, पुट करो, पुटिंग इन इक्वेशन 1 y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वो मूव ही नहीं कर रहा था, तो यू वाई तो क्या हो गई 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है क्यू ई अपॉन एम, और इनटू में क्या हो गया टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या हो गया क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, टाइम कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट है ही, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर क्यू और अपॉन नीचे एम, क्यू अपॉन एम। दैट मीन्स इस इक्वेशन से मेरे को पता चला कि जो क्यू अपॉन एम चार्ज टू मास रेशियो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वाई डिस्प्लेसमेंट के, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के। इसका मीनिंग ये हो गया कि जिसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हुआ है उसका क्यू अपॉन एम चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब जिसने मेरे को क्वेश्चन भेजा है उसमें क्या है, डायग्राम क्लियर नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता नहीं चल रहा। आप देख लेना जिसका डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में डायग्राम में मैक्सिमम हो उसी का क्यू अपॉन एम रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है।